आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दो एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, जिसमें पहला था थॉमसन्स मॉडल, द सेकंड वाज रदरफोर्ड्स मॉडल। दोनों की लिमिटेशंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब रदरफोर्ड्स मॉडल के बाद जो तीसरा एटॉमिक मॉडल आया था, इट वाज गिवन बाय बोहर। लेकिन जब बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, उससे पहले कुछ और डेवलपमेंट्स हो चुके थे, तो उनको समझना भी जरूरी है, जिसके बेसिस पे बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया था। तो दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थे विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बोहर्स मॉडल। अब पहला क्या था? ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये ड्यूअल कैरेक्टर क्या होता है? डबल रोल, दो तरीके का कैरेक्टर या दो तरीके का बिहेवियर। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशंस मतलब रेज जो होती हैं, ये वेव एज वेल एज पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज शो करती है। तो ये दो तरीके का बिहेवियर शो किया जाता है। अब वेव बिहेवियर का मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा वेव की फॉर्म में मूव करते हैं। हमें जो दिखने में चीजें स्ट्रेट लगती हैं, एक्चुअली वो स्ट्रेट नहीं है, इनका जो मूवमेंट है वो वेव की फॉर्म में होता है। एंड सेकेंडली दे ऑल्सो शो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज, यानी कि ये जो रेडिएशंस होती हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। ऑल्दो हमें लगेगा वेव जो है कंटिन्यूअस है, लेकिन एक्चुअली वो वेव भी जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो ये दो तरीके के बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो दूसरा डेवलपमेंट था वो था एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, इसकी डिटेल्स भी कुछ टाइम के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए ये जरूरी था विच वॉज द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। अब क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या हुआ? लाइक सेंटर में हमारे पास एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं दे आर क्वांटाइज्ड, यानी कि हर एक डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन शेल का होना पॉसिबल नहीं है। ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं हर एक डिस्टेंस पे नहीं होते, न्यूक्लियस से कुछ फिक्स डिस्टेंस होता है जहां पे ये एनर्जी लेवल्स या शेल्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। इन्हीं दोनों के बेसिस पे बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया था। अभी अभी हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ड्यूअल बिहेवियर की। तो पहले समझ लेते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले जेम्स मैक्सवेल ने इनके बारे में डिस्क्राइब किया था। ही सेड व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं और साथ ही साथ ट्रांसमिट भी होती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और इन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। नाउ सपोज कोई एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जब वो मूव करेगा उसके परपेंडिकुलर कुछ वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे जिनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों फील्ड्स वहां पर प्रोड्यूस हो रही हैं, और सिर्फ प्रोड्यूस नहीं हो रही, उसी पार्टिकल के साथ साथ ट्रांसमिट भी हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये नॉर्मली कोई हमारा चार्ज पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो प्रोड्यूस हो गई। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरी डायरेक्शन में ऐसे आ जाएगी, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, एग्जैक्टली वैसे ही। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ऐसे ही वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो वो क्या है? The electric field and magnetic field are perpendicular to each other as well as to the direction of propagation of wave। तो जैसे अभी की मैंने आपको बताया, जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल जाएगा उसके परपेंडिकुलर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों ही जो होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, लाइक द थ्री एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। उसके बाद दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, इन्हें किसी मीडियम वाटर एयर की जरूरत नहीं है। दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन इवन ट्रेवल इन वैक्यूम। जैसे सन और अर्थ के बीच में बात करें, बीच में स्पेस है, वहां कुछ भी नहीं है, इट्स काइंड ऑफ वैक्यूम, फिर भी जो सनलाइट है वो अर्थ तक पहुंच जाती है इजिली, वैक्यूम में ट्रेवल कर लेती है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। उसके बाद हमारे पास अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। अब अलग कैसे? इनका डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, उसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप शॉर्ट में समझ लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कई तरीके की होती हैं, जिनमें डिफरेंस क्या होता है, या तो उनकी वेवलेंथ अलग होगी या हम कह सकते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। जब इन सारी अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम अरेंज कर देते हैं इन एन ऑर्डर,
तो उस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अरेंज टुगेदर इन अ पैटर्न। अब वो किसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, तो वो जो पूरा पैटर्न निकल के आता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जहां अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज करके रखा हुआ है। तो पहले आती है गामा रेज एंड एक्स रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, उसके बाद आती है लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो ये अलग अलग टाइप की रेडिएशंस हैं जिनके बीच में डिफरेंस किस टर्म में होता है, या तो इनकी फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में हम लोग बोल सकते हैं, या इनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। अब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है वो लगातार कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है। तो 10 की पावर ऑलमोस्ट 24 की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, और राइट तक जाने में 10 टू द पावर 0 हो जाती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि जब हम गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, और जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती है कंटिन्यूअसली। लाइक 10 टू द पावर -18 से स्टार्ट है और लास्ट में 10 टू द पावर +8 हो जाती है। तो वेवलेंथ ऑलवेज इंक्रीजेस। तो ये जो अलग अलग टाइप के रेडिएशन है इनका काम भी अलग अलग है। लाइक एक्सरेज के बारे में हम सबको पता है, बॉडी में कुछ भी अगर स्कैनिंग हमको करवानी होती है, कभी बोन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो डॉक्टर्स आपको क्या करते हैं, एक्सरे सजेस्ट करते हैं। तो ये एक्सरेज वही रेडिएशन होती हैं जो बॉडी के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाती हैं। इसके बाद यूवी के बारे में भी हमें पता है कि सनलाइट का एक पार्ट है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, स्किन कैंसर कॉज करता है। देन आता है विजिबल। तो विजिबल वो पार्ट है जिसको हम लोग देख सकते हैं। अब इतने टाइप की रेडिएशन अवेलेबल होती हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये विजिबल हमें दिखाई देता है। एग्जिस्ट बाकी पूरा पार्ट करता है, लेकिन वी आर एबल टू सी ओनली दिस विजिबल पार्ट। तो यू कैन सी पूरे स्पेक्ट्रम के कंपैरिजन में विजिबल पार्ट कितना कम है। एंड अगर इंफ्रारेड रेडिएशंस की बात करें तो ये भी सनलाइट से आती है। दे शो हीटिंग इफेक्ट। जो सूरज की रोशनी में खड़े होकर हमको गर्मी महसूस होती है, तो हीटिंग इफेक्ट इज ड्यू टू दिस इंफ्रारेड रेडिएशन। माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव्स जो रेडियोज हम लोग एएम एफएम सुनते हैं, ठीक है, ये वो हो गया। और लास्ट में आ गए लॉन्ग रेडियो वेव्स। अब इसी में अगर विजिबल की थोड़ा डिटेल में हम बात करें तो विजिबल में 7 कलर्स होते हैं। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं लोअर क्लासेस से। ये होता है विबग्योर। तो अगर व्हाइट लाइट को हम लोग कभी एक फिल्म से पास करवाते हैं, वहां जो स्कैटरिंग ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हो जाती है, हमको एक पैटर्न मिलता है विबग्योर। तो ये विजिबल वही विबग्योर को रिप्रेजेंट करता है। ये है व्हाइट लाइट, जब सारे कलर्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और जब स्प्लिटिंग हो जाती है उनकी पूरे स्पेक्ट्रम क्या हमको मिलता है, विबग्योर। अब विबग्योर में भी अगर हम देखें तो जो वॉयलेट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, विच इज अप्रॉक्स 400 नैनोमीटर्स। और जैसे जैसे आगे हम रेड की तरफ जा रहे हैं, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। अब एक डिफरेंस अराइज होता है हमारे माइंड्स में कि इनमें डिफरेंस क्या है। सारे ही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ठीक है, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लेकिन अभी हमने डिस्कस किया जो डिफरेंस है वो है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो इससे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। कुछ रेडिएशन हैं जो बहुत फास्ट मूव करते हैं, लाइक यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है बहुत फास्ट इनका मूवमेंट हो रहा है, फिर धीरे धीरे हमने मूवमेंट को कम किया और एंड तक जाते जाते मूवमेंट बहुत ही स्लो, आलसियों जैसा मूवमेंट हो रखा है। तो इन द बिगिनिंग यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम है। वेवलेंथ बोलते हैं किसको, जब एक वेव कंप्लीट हो जाता है तो ये उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है इसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ जो वेवलेंथ है काफी कम है, और जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाएंगे तो ये वेवलेंथ देखो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वेवलेंथ ऑलवेज इंक्रीजेस जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। ऐसे अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी वो कितना फास्ट कोई भी वेव ट्रेवल कर रहा है, तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है बहुत ही फास्ट उसका मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और आगे जाने तक कितना आलसी हो रहा है, धीरे 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 मूव कर रहा है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कम। इसी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे इनकी सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। जैसे कि एक्सरेज अभी हमने बोला बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है क्योंकि ये फास्ट मूव कर रही हैं। फास्ट मूवमेंट की वजह से दे कैन इजिली पेनिट्रेट, ठीक है। और वहीं ऑन द अदर हैंड ये जो लास्ट वाली वेव्स है, रेडियो वेव्स जो हैं, ये कैसी है, बहुत ही स्लो मूव करते हैं, तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट शो नहीं करते। इनफैक्ट जो विजिबल है उसका पेनिट्रेशन भी काफी कम हो जाता है, तो इनका पेनिट्रेशन ज्यादा रहेगा, और जैसे हम राइट की तरफ जाएंगे पेनिट्रेशन जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। तो सारी इनकी जो प्रॉपर्टीज है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक सेम है, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बट स्टिल इनकी जो फ्रीक्वेंसी है या जो वेवलेंथ है वो अलग अलग होती है। लेट्स टॉक अबाउट द वेव पैरामीटर्स। तो हमने डिस्कस किया था कोई भी रेडिएशन या एनर्जी जो ट्रेवल करती है वो हमेशा वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब उसी वेव से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं।
तो सबसे पहले आता है वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वेवलेंथ होता क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड अ ट्रू। तो अगर कोई वेव हमारे पास है तो ये आ गया नॉर्मल, ठीक है। इससे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहेंगे क्रेस्ट, और जो लोअर पार्ट होता है ये हो जाएगा ट्रू। अब एक क्रेस्ट और एक ट्रू के बीच का जो स्ट्रेट वाला डिस्टेंस है, ये पूरा जो ये ब्लू से रिप्रेजेंट किया है, ये हो जाएगा वेवलेंथ, एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। और वहीं अगर इसके यूनिट की बात करें, अब नाम क्या है? वेवलेंथ। किसी वेव की लेंथ है, तो लेंथ इज जनरली मेजर्ड इन मीटर्स और सेंटीमीटर्स। एज पर रिक्वायरमेंट इसको हम अलग अलग यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जनरली जो हम यूज करते हैं वो होता है मीटर या फिर सेंटीमीटर। इसके बाद बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। अब कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। तो हमें क्या करना है? टाइम को फिक्स कर देना है। सपोज हमने 1 सेकेंड टाइम को फिक्स किया, तो एक ऐसी रेडिएशन है जो 1 सेकेंड में कई सारे वेव्स कंप्लीट कर रही है। देखो यहां से स्टार्ट करके हो गया 1 वेव, दिस इज 2 वेव, दिस इज 3 एंड 4। तो टोटल यहाँ पे 4 वेव्स हैं। और वही जो दूसरा वेव है वहां पे सिर्फ एक ही वेव कंप्लीट हो पाया। तो जहां नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम ज्यादा होंगे वहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और जहां नंबर ऑफ वेव्स कम होंगे वहां पर फ्रीक्वेंसी होगी कम। अब फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं जिससे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट फॉर्मूला इज न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। यहाँ पे सी होता है स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा अभी हमने डिस्कस किया था, ये होता है वेवलेंथ। अब क्योंकि जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में है, देयरफॉर जो वेवलेंथ है दैट मस्ट बी इन मीटर्स। एक और फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का जो यहां से निकल के आएगा, तो क्या? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम जो फिक्स करते हैं कितने उसमें वेव्स आते हैं, देयरफॉर न्यू इज इक्वल टू 1/t। अब ये टाइम ही होता है जो कैपिटल टी है, बट इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली या तो पीरियड बोल देते हैं या फिर वी कैन कॉल इट टाइम पीरियड। और यूनिट जो रहेगी टाइम की वो सेकेंड्स होती है। ठीक, अब यूनिट्स की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी की दो यूनिट्स हैं। एक कॉमन यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं हर्ट्ज, कैपिटल एच स्मॉल जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। या अगर इस फॉर्मूले से हम लोग डिराइव करेंगे 1/t से, तो ये निकल के आएगा सेकेंड इनवर्स। द नेक्स्ट पैरामीटर वी हैव इज वेव नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। सिर्फ न्यू लिखेंगे वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, लेकिन अगर न्यू बार होगा इट रिप्रेजेंट्स वेव नंबर। ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। जैसे फ्रीक्वेंसी में पर यूनिट टाइम, टाइम को हम फिक्स कर देते हैं, ऐसे ही वेव नंबर के केस में हम लोग लेंथ को फिक्स कर देते हैं। तो सपोज यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे उस पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस में कितने वेव जनरेट हो रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ वेव ज्यादा होगा तो उसका वेव नंबर ज्यादा है, जहां नंबर ऑफ वेव्स कम है पर यूनिट लेंथ, तो वहां पे वेव नंबर भी कम है। अब वेव नंबर का फॉर्मूला आता है 1/λ, क्योंकि हमने लिखा इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, तो वेवलेंथ से रिलेटेड है, देयरफॉर न्यू बार इज 1/λ। और यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट विल डिपेंड अपॉन दिस लैम्डा। अगर लैम्डा मीटर्स में है तो वेव नंबर विल बी मीटर इनवर्स, और अगर ये सेंटीमीटर्स में है तो वेव नंबर विल बी इन सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड, जो कि होता है मैक्सिमम हाइट ऑफ अ वेव। अब कुछ वेव्स होते हैं जो बहुत कम हाइट तक जाते हैं तो इनका एम्पलीट्यूड कम होगा, और कुछ ज्यादा हाइट तक जाएंगे तो वहां एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। तो एम्पलीट्यूड क्या है? दिस इज द मैक्सिमम हाइट, जितना ऊपर तक वेव जा सकता है, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ अ वेव इज नोन एज एम्पलीट्यूड।